क्या कभी अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री का भी डाउनफॉल आ सकता है? सदियों तक तो ये समझा जाता रहा है कि एम्पायर्स के उठने और गिरने को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ सल्तनतें तो इतनी पावरफुल रही हैं, इतनी ताकतवर रही हैं कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो तो हमेशा के लिए कायम ही रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि अगर कोई एम्पायर गिरती है तो जाहिर है उसके पीछे वजह ये होगी कि उसकी लीडरशिप जो है वो बड़ी खराब होगी या अंदरूनी साजिशें हुई होंगी, तभी वो एम्पायर गिरी होगी या उसकी किस्मत खराब हुई होगी। तारीख हमें ये बताती है कि चाहे रोमन एम्पायर हो, ऑटोमन एम्पायर हो, कदीमी मिस्री सल्तनतें हो, हर बार ताकत एक न एक दिन जवाल का शिकार जरूर होती है और आखिरकार सब खत्म हो जाता है। तो आज हम अपनी आंखों के सामने जब अमेरिका की ग्लोबल हेजमनी को देख रहे हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या भाई इनकी जो ताकत है वो हमेशा के लिए बरकरार रहेगी या इनका भी डाउनफॉल आएगा? और आएगा तो कब आएगा? कब अमेरिका का डाउनफॉल आएगा और दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदलेगा? तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हिस्ट्री जो है ना वो हमें ऐसे साइकिल्स देती है जिनको अगर हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि एम्पायर्स जो हैं वो उरूज पे जाती हैं, फिर जवाल पे जाती हैं। तो अगर हम इन साइकिल्स का तरीका समझ जाएं तो हम ये समझ जाएंगे कि अमेरिका का आगे क्या होने वाला है। और इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की किताब के जरिए। रे डालियो ने ये किताब लिखी थी। ये किताब आपको ह्यूमन हिस्ट्री के बड़े साइकिल्स का जो है ना एक सफर तय करवाती है, जहां पे आपको समझ आएगा कि ये सल्तनतें कैसे उठती है और कैसे गिरती हैं, क्या पैटर्न्स ऐसी एम्पायर्स फॉलो करती हैं जिनकी वजह से उनका डिक्लाइन आता है। राइटर बेसिकली एक इन्वेस्टर है, तो वो आपको ये भी बताएगा कि ये दुनिया जो है इधर की उधर जो होगी तो आपने अपना पैसा कहाँ करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपने कैसे लेके आनी है, इन्वेस्टमेंट का जो है ना अपना पोर्टफोलियो कैसे बेहतर बनाना है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, मैं आपको पहले ही बता दूं ना। आजकल पैसों की बात होती है तो लोग कहते हैं भाई स्पॉन्सर आ जाएगा, नहीं। तो भाई राइटर ना आपको जियोपॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल ये सारे जो स्टॉर्म्स हैं ये सारे समझाएगा और फिर आपको बताएगा कि आपको ना पैसे फलानी जगह लगाने चाहिए। डच, ब्रिटिश, अमेरिकन, ये जितनी भी एम्पायर्स हैं, अब इन सब में सबसे कॉमन चीज क्या है? वो ये है कि ये जितनी भी एम्पायर्स थी ये 200 से 250 साल के पीरियड में ये उभरी, अपने पीक पर पहुंची और फिर आखिरकार इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। ऑथर का ये क्लेम है कि अमेरिका भी जो है ना वो उसी रास्ते पर जा रहा है जहां उसका डिक्लाइन होता नजर आ रहा है, इनएविटेबल है, उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। ऑथर ने अपनी इस ग्रैंड थ्योरी को नाम दिया है बिग साइकिल। ये जो बिग साइकिल है ये किसी रैंडम कोइंसिडेंसेस पर बेस्ड नहीं है। इस थ्योरी के मुताबिक पिछले 500 साल की जितनी भी हिस्ट्री है उसको लगभग स्टडी किया जाए तो जितनी भी बड़ी एम्पायर्स हैं वो एक पैटर्न फॉलो करती है, जहां वो उभरती हैं, पीक पर पहुंचती हैं और फिर वो गिरती हैं। जब वो पीक पर पहुंचती है तो उस वक्त जो है ना बड़ी प्रॉस्पेरिटी होती है और नई नई इनोवेशन होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है, यार इकोनॉमी बड़ी फ्लरिश कर रही होती है। और जैसे ही उसका डिक्लाइन आता है, डिप्रेशन आता है, तो रेवोल्यूशंस हो जाते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाती हैं, पैसे का मसला शुरू होने लग जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब अमन वाला एक टाइम होता है उसमें जो लाइफस्टाइल है वो भी बड़ा राइज कर जाता है, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाती हैं, इकोनॉमीज ग्रो करती हैं, इंस्टीट्यूशंस बड़े मजबूत तरीके से फंक्शन करते हैं। लेकिन जैसे ही बुरा दौर शुरू हो जाता है तो पैसे की कमी शुरू हो जाती है, लाइफ स्टैंडर्ड्स जो है वो भी गिरने लग जाते हैं और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं खास तौर पर वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते जाते हैं और अनस्टेबल होते जाते हैं। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो राइटर कह रहा है कि किसी भी एम्पायर के एंड होने से पहले लोगों को नहीं लगता कि उनका खात्मा होने वाला है, मतलब वो एक अलग ही इल्यूजन में रहते हैं। यानी ये एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है उन एम्पायर्स में जब वो पावरफुल हो जाती हैं। इसको वो राइटर कह रहा है ह्यूब्रिस। तो वो इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, वो समझती हैं उनको कुछ होगा ही नहीं। तो जो डिक्लाइन के सिग्नल्स होते हैं ना फिर वो एम्पायर्स देख नहीं पाती, हो जाती है। अंदर के लोगों को ये लगता है कि सिस्टम हमेशा ऐसे ही चलेगा, इसलिए जो है ना हमने अपने सवाल का ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो बिग साइकिल की थ्योरी है इसके इंटरनल मैकेनिक्स क्या है? ऑथर के मुताबिक ग्लोबल पावर्स जो हैं उनके इन्फ्लुएंस में जो शिफ्ट्स आते हैं वो टाइम के साथ एक रिपीटिंग हिस्टोरिकल साइकिल को फॉलो करती हैं। ताकत, वेल्थ, इन्फ्लुएंस कभी एक जगह परमानेंट रहती ही नहीं है, वो हमेशा एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर की तरफ शिफ्ट हो रही होती है। यानी जब एक सुपर पावर वीक होने लगती है तो यूजुअली उसी के दौरान ही दूसरी पावर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। जैसे पहले डच पावरफुल थे तो फिर ब्रिटिश आ गए और फिर अमेरिकन डोमिनेंट हो गए। ऑथर का पॉइंट ये है कि हिस्ट्री रैंडम इस तरह नहीं चलती। वो कह रहा है ह्यूमन सारे इंसान है ना, ये ह्यूमन सोसाइटीज जो है ये सारी इनकी जो एम्पायर्स भी हैं वो एक ही साइकिल्स जो है ना वो रिपीट करती हैं, इसलिए कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइज, पीक और डिक्लाइन। अब राइटर एक जगह कहता है कि ये जो थ्योरी है ये सिर्फ एम्पायर के डिक्लाइन को हेरल्ड नहीं करती बल्कि इंसानियत के फ्यूचर की भी एक ग्लिम्स दिखाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन हिस्टोरिकल पैटर्न्स को समझ लें तो हम
आगे आने वाला जो वक्त है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम फ्यूचर में दुनिया किस डायरेक्शन में जा सकती है उसका हमें मतलब आइडिया हो सकता है। किस टाइप की इकोनॉमीज जो है वो स्ट्रांग होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ हो सकते हैं और नेक्स्ट ग्लोबल पावर कौन बन सकती है। अब इस किताब में ऑथर ने 8 ऐसे मेजर इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जो कौम है, नेशन है, वो एम्पायर जो है उसका राइज कैसे होगा और उसका डिक्लाइन कैसे आएगा। वो 8 इंडिकेटर्स ये हैं। एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो, ग्लोबल मार्केट में परफॉर्मेंस कैसी है उस मुल्क की, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कितनी है, क्या चीजें बना क्या रहा है, ग्लोबल ट्रेड में उस नेशन का कितना हिस्सा है, मिलिट्री की कैपेसिटी उसकी क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर उसका कितना पावरफुल है और आखिर में उसकी जो करेंसी है, ग्लोबल मतलब डोमिनेंस कितनी है उसकी करेंसी की, उसके पैसे की इज्जत है कि नहीं है। ऑथर कहता है कि जब हम इन तमाम फैक्टर्स को मॉनिटर करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी नेशन अपनी हिस्ट्री की कंपैरिजन में ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, यानी वो अपने पीक की तरफ मूव कर रही है या अपने डिक्लाइन की तरफ मूव कर रही है। ये इससे हमें अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि हर एम्पायर का डाउनफॉल कहीं ना कहीं जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। यही बिग साइकिल का नेचर है। अब सवाल ये उठता है कि एम्पायर्स बनती कैसे हैं। अब ऑथर के मुताबिक नई एम्पायर्स का जो राइज होता है उनके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, जंगों का होना, यानी बड़ी जंगें, ग्लोबल क्राइसिस। बहुत बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो हैं वो उभर के आए हैं। उन्होंने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया है, इंस्टीट्यूशंस को रीऑर्गेनाइज किया है और अपनी नेशंस को रीशेप किया है। एग्जाम्पल के तौर पे वो जापान की मेजी रेस्टोरेशन को लेता है। लेट 19th सेंचुरी में जब दुनिया में कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तब जापान ने अपने पुराने जो फ्यूडल सिस्टम था उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्यूडल सोसाइटी क्या ही समझाऊं, हमारी सोसाइटी तो ऐसी चल रही है बहुत सारी। पुराने ट्रेडिशन सिस्टम पे वो चलती है जहाँ पावर जो है वो लोकल लॉर्ड यानी वडेरों के हाथ में होता है। जापान ने सिर्फ दुनिया के हालात पर रिएक्ट नहीं किया है, उन्होंने एक्टिवली जो है नए इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया, इंडस्ट्रीज बिल्ड की, मिलिट्री जो है अपनी बेहतर की, अपना एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप किया ताकि लॉन्ग टर्म में, लंबी सोचना बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आए और जो है वो ग्रोथ हो। इसी वजह से सिर्फ कुछ ही डेकेड्स के अंदर जापान जो है वो एक वीक फ्यूडल सोसाइटी से निकलकर मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया। आज देखें आप जापान को। ऑथर का पॉइंट ये है कि जो नेशंस राइज करती हैं उनके कुछ क्लियर साइंस होते हैं। वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करती बल्कि फ्यूचर को प्लान करती हैं, आगे का सोचती हैं, इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करती हैं, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करती हैं और अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री को लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है। यहाँ समझने की जरूरत ये है कि कोई भी एम्पायर सिर्फ मिलिट्री से पावरफुल नहीं होती। असल ताकत उस वक्त आती है जब एक मुल्क एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। ऑथर कहता है कि इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना, यानी ऐसे लोग तैयार करना जो एजुकेटेड हों, टेक्निकल स्किल्स रखते हों अपने पास, तो ऐसे लोगों से इंडस्ट्री ग्रो करेगी। दूसरा, इनोवेशन का कल्चर होना चाहिए, क्रिएट करने का कल्चर होना चाहिए। ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे नए आइडियाज और इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी को इंकरेज किया जाए। ये ना कहा जाए कि बड़ा है तू ये बनेगा वो बनेगा। ऑथर यहाँ पे अमेरिका की खुद एग्जांपल देता है। वो कहता है कि भाई यूएस सिविल वॉर के बाद जो है ना अमेरिका ने पब्लिक एजुकेशन पे, लिटरेसी पे, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत मेहनत की है। स्कूल बनाया, यूनिवर्सिटीज बनाई, रिसर्च सेंटर्स बनाए, सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की और उसका रिजल्ट ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता जो है अमेरिका एक नॉलेज पावर हाउस बन गया, यानी ऐसा मुल्क जहाँ पे हाईली स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड जो है वो लोग हों। इसी ग्राउंड वर्क की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर बन सका। ये बहुत बड़ी वजह थी। सिंपल अल्फाज में बताएं तो अगर किसी मुल्क को लॉन्ग टर्म पावरफुल बनना है तो उसको सिर्फ वेपन्स नहीं चाहिए, उसको एजुकेटेड लोग भी चाहिए होते हैं। फिर बात करता है ऑथर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है। कोई मुल्क कितनी एफिशिएंटली चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। इसका बेस्ट एग्जांपल उसने दिया है ब्रिटिश एम्पायर। हालांकि ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत सारी चीजें चोरी भी की थी, लेकिन अगर ये एग्जांपल के तौर पे इनको देखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन ने मशीनें, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी में बहुत इनोवेशन की। इसी वजह से उनकी इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो की। फिर ब्रिटेन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं रहा बल्कि दुनिया का मेजर ट्रेडिंग पावर भी रहा। ब्रिटेन ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम भी जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। ग्लोबल यानी बैंक्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग मार्केट्स, ये सारी चीजें उन्होंने क्रिएट की। और क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी थी, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड भी अक्सर ब्रिटिश करेंसी में होता था, पाउंड स्टर्लिंग में होता था। यानी अगर दो कंट्रीज
आपस में ट्रेड करती थी तो चांसेस ये थे कि वो पेमेंट जो है जैसे अभी डॉलर में हो रही है वो ब्रिटिश करेंसी में करते थे। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जब दुनिया आपकी करेंसी यूज करती है तो आपके पास बहुत आसानियां हो जाती हैं। आप आसानी से पैसा जो है वो बोरो भी कर सकते हो, ज्यादा इन्फ्लुएंस आप हासिल कर सकते हो, आपकी अपनी इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड करेगी। बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही रोल जो है वो यूएस डॉलर ने ले लिया। आज दुनिया की रिजर्व करेंसी जो है वो लार्जली डॉलर ही है। रिजर्व करेंसी का मतलब है दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो वो करेंसी जिस पर पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है, जिस पर पूरी दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड होता। तो ऑथर का पॉइंट ये है कि जब किसी एम्पायर के पास बड़ी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिव इकोनॉमी, पावरफुल फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल करेंसी, ये चीज़ें जब होती हैं तो बड़े गुड टाइम्स आ जाते हैं। फिर जो है ना आप स्ट्रांग हो जाते हो। लोगों को ये लगता है कि ये पावर जो है ना वो अब कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे अमेरिकन को शायद लगता हो कि हम ही बस मोस्ट पावरफुल हैं और ऐसे ही रहेगा। लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक हर एम्पायर इवेंचुअली डिक्लाइन भी करती है, और वो डिक्लाइन अक्सर तब शुरू हो जाता है जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और मुल्क अंदर से कमजोर होना शुरू हो जाता है। ऑथर यहाँ बेसिकली ये कह रहा है कि किसी भी एम्पायर का डाउनफॉल अचानक नहीं आता, उसका बीज जो है वो उस वक्त बोया जाता है जब वो अपनी पीक पर पहुंच जाता है। वो ये कह रहा है कि जब कोई सोसाइटी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो जाती है, बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो लोग होते हैं वो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, कॉम्प्लेसेंट हो जाने, और यानी उनमें जो भूख जो है ना वो स्ट्रगल वो नहीं रहती, मेहनत करने वाली एनर्जी भी नहीं रहती। ये मतलब वो चीज़ें जो इनिशियली वो करते थे, वो एम्पायर्स जो इनिशियली जो चीज़ें वो करती थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुई थी, वो फिर छोड़ देती है वो चीज़ें। ऑथर कहता है कि हर एम्पायर राइज के दौरान कुछ सिमिलर पैटर्न्स फॉलो करती है जिसकी वजह से उसका डिक्लाइन आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डाउनफॉल है वो अक्सर बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। एग्जाम्पल भी उसने दिया है, रोमन एम्पायर को देख लो। रोमन एम्पायर सिर्फ बाहरी अटैक्स की वजह से वीक नहीं हुई, सबसे पहले उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हुए। सोसाइटी में लग्जरी थी, डेकेडेंस, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अमीर बहुत अमीर था, गरीब बहुत गरीब था, उनके बीच में जो गैप बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से उनकी जो सोशल यूनिटी थी वो भी बड़ी वीक हो चुकी थी। लोग इमोशनली, सोशली एक नेशन नहीं रहे, एक कौम नहीं रहे, कनेक्शन जो है वो कट गया। और फिर ऐसे में जब बाहर के दुश्मनों ने अटैक किया तो एम्पायर ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी। तो मॉडर्न अमेरिका में भी मिलते जुलते कुछ साइंस नजर आते हैं। वो ये कह रहा है अभी ये जो टाइम है ना अमेरिका का, वो लग्जरियां एंजॉय कर रहे हैं वो, और एंटरटेनमेंट की तरफ बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं। ऑथर के मुताबिक आज का जो अमेरिकन लाइफस्टाइल है उसकी डायरेक्शन जो है ना वो कंज्यूमरिज्म है। एंटरटेनमेंट, लग्जरी, ये जो कल्चर है ये बड़ा डोमिनेंट है, और इसका इफेक्ट यही होता है कि वर्क एथिक नहीं रहता, इनोवेशन की जो स्पिरिट है वो वीक हो जाती है। जिन चीजों की वजह से अमेरिका इतना पावरफुल बना वो चीजें फिर लैक करने लग जाती हैं। यंग अमेरिकन जो है उनकी जो दौलत है वो भी इनहेरिटेड है, अब्बा दादा की जद्दी पुश्ती अमीर हो गए, इसलिए खुद नई चीजें क्रिएट करने का मतलब उन्हें कोई शौक नहीं है, इनोवेट करने की कोई उनको एक आग नहीं लगी हुई, मोटिवेशन कम होती जा रही है। फिर ऑथर जो है इकोनॉमी की तरफ आता है, वो कहता है कि लग्जरी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव स्पेंडिंग की वजह से हाउस होल्ड डेट जो है वो भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी लोग और गवर्नमेंट दोनों पर उधार बढ़ रहा है। अमेरिका में मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, नेशनल डेट भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। ऑथर कहता है कि जब कोई एम्पायर बहुत ज्यादा बोरोड पैसे पर डिपेंड करने लग जाए तो इवेंचुअली फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी वो पैदा हो जाती है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो इसकी बड़ी एग्जांपल है। जब इकोनॉमिक बबल्स बर्स्ट करते हैं तो सिस्टम की असली जो कमजोरी है वो सामने आ जाती है, यानी ऊपर से इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग लगती है लेकिन अंदर से जो वो कर्जा आपने लिया है, जो इंस्टेबिलिटी है, वो उसको इकोनॉमी को हॉलो करती जाती है। फिर एक और डेंजरस चीज होती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जब अपर क्लास बहुत ज्यादा लग्जरीज एंजॉय कर रही हो और लोअर क्लास जो है वो बेचारी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हो, फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो बड़ी इंटेंस हो जाती है। ऐसे मौकों पर सोसाइटीज में अक्सर गुस्सा आ जाता है, डाइवर्जन बढ़ने लग जाती है। इसी एनवायरनमेंट में पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स जो है वो बड़ी राइज करती हैं। अब जैसे ट्रम्प साहब जो है वो अमेरिका के लीडर बन गए, ऐसे ही बन गए, तो जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो इन्हीं चीजों पे होती है कि वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिस्टम जो है उसके खिलाफ वो नारे लगाते हैं और फिर वो वोट मांगते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स होती हैं वो अपनी पावर इतनी आसानी से नहीं देती। एलीट जो है वो ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि अचानक से जो है गरीब आ जाएं और सब कुछ उनसे छीन ले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोशल अनरेस्ट बढ़ता जाता है, प्रोटेस्ट ज्यादा होने लग जाते हैं, डिविजन हो जाती हैं, इंस्टेबिलिटी बड़ी इंक्रीज हो जाती है। इसी दौरान दूसरी राइजिंग नेशंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। वो लीडिंग एम्पायर की टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सिस्टम और बिजनेस मॉडल को कॉपी करती हैं और उनको अडॉप्ट करती हैं जैसे चाइना करता है, और वो बेहतर होते जाते हैं। ऑथर कहता है कि चाइना इसका बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है। चाइना ने बहुत हद तक वेस्टर्न इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल मॉडल्स को अडॉप्ट किया है और फिर रैपिडली ग्रो किया है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब इंटरनल प्रॉब्लम्स
और एक्सटर्नल प्रेशर ये मिलकर एक फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। फिर होता है जी फाइनेंशियल कोलैप्स। करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, मुल्क जो है अपने लोन्स पर रीपे नहीं कर पाता। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऑथर का कोर मैसेज ये है कि एम्पायर्स अक्सर उस वक्त गिरना शुरू हो जाती हैं जब उन्हें लगता है कि वो कभी नहीं गिरेंगी। सोशल अनरेस्ट नॉर्मल जब बन जाता है, इसके साथ साथ दूसरी नेशंस भी कैचअप कर रही होती हैं, जैसे चाइना भी कर रहा है। अक्सर लीडिंग एम्पायर्स की जो टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमिक मॉडल है वो कोई और अडॉप्ट करता है और बेहतर होता है। पॉलिटिकल क्योस होता है, राइट्स नहीं रुक रहे होते, एक्सट्रीम केसेस में तो सिविल वॉर हो जाती है। अब ये सारा कुछ जो हो जाता है, अंदर सारे मामले खराब हो जाते हैं मुल्क के अंदर, तो नेशन का फिर फोकस जो है वो ज़ाहिर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब सर्वाइवल का मसला पड़ गया ना। इंटरनल स्टेबिलिटी बढ़ानी है, वो ही प्रायोरिटी बन जाती है। तो इसी दौरान जो कंपीटिंग नेशंस हैं वो अपनी डोमिनेंस बढ़ाने शुरू कर देते हैं, उनको स्पेस मिल जाती है। फिर जब वो राइजिंग नेशंस फाइनली इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उनकी डोमिनेंस बढ़ जाती है, तो फिर वो टक्कर ले लेती हैं। हिस्ट्री में देखें तो वर्ल्ड वॉर जो है वो इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। इन तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजल्ट क्या होता है? नए एम्पायर जो है वो बनते हैं, कुछ नेशंस वो डिफीट हो जाती हैं, बिग साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है, नए नए लीडर्स इमर्ज कर जाते हैं, नए इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, नई अलायंसेस क्रिएट हो जाती हैं और कभी कभी नए ग्लोबल रिजर्व करेंसीज भी सामने आ जाती हैं, जैसे डॉलर आ गया, और फिर साइकिल दोबारा रिपीट होता है। ये बहुत जरूरी चीज है याद रखना। लोगों को फिर वो लगता है कि ये सिस्टम कभी नहीं रुकेगा। अब जब आप इस इंपीरियल हिस्ट्री के इस प्रोसेस को समझ गए हैं, तो चलिए अब देखते हैं करंट वर्ल्ड की जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये साइकिल ये कौन से फेज में है। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, जो भी बंदा ग्लोबल न्यूज फॉलो करता है उसको पता होगा कि यूएस चाइना की जो राइवलरी है ये ही दुनिया की पॉलिटिक्स और दुनिया की इकोनॉमिक्स को जो है डोमिनेट करती है। अगर बीच में कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड कोई डिवाइन इंटरवेंशन ना हुई, कोई ऐसे बड़ी अनप्रिडिक्टेबल कोई इवेंट हो गया तो फिर अलग बात है, वरना ये बड़ी कॉमन सी और सर्टन बात है कि आने वाले जो डेकेड्स हैं उनमें ये दो मुल्क ही डिसाइड करेंगे कि दुनिया कहाँ जानी है कहाँ नहीं जानी। अब ऐसा नहीं कि बाकी नेशंस को खाते में ही नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। उसने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे इंडिया है, इंडिया चाइना को पॉपुलेशन में भी सरपास कर गया है, उसका IT सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी बहुत बड़ा प्लेयर है, फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो भी पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन अभी के लिए फोकस सिर्फ यूएस और चाइना पर ही रखते हैं। सीधा सीधा बात करें तो यूएस इस वक्त टफ टाइम से गुजर रहा है, पॉलिटिकल टेंशन है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, सोसाइटी जो है वो बड़ी इंक्रीजिंगली पोलराइज होती जा रही है, लोगों का यकीन जो है ट्रस्ट नहीं रहा इंस्टीट्यूशंस पे। ये पैटर्न्स हमें पास्ट के कई एम्पायर्स की जो है ना वो याद दिलाते हैं। अब ऐसे नहीं कल अमेरिका गिर के तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की अमेरिका की तो अभी भी वो अनडिनाइबल है कि बहुत पावरफुल मुल्क है। इनोवेशन की खाली बात करें तो 2023 तक दुनिया की टॉप 10 टेक कंपनीज जो थी वो अमेरिका की थी। मिलिट्री पावर भी अमेरिका का अनमैच्ड है, पूरी दुनिया में हर जगह उसने अपने बेसिस बना के रखे हुए। यूएस डॉलर आज भी दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है, लगभग 60% ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डॉलर में ही है। तो ये सारी चीजें जो है ये अमेरिका के पावर दिखाती हैं, कम से कम अभी के लिए। लेकिन ईस्ट में चाइना रैपिडली राइज कर रहा है। 2003 में चाइना की ग्लोबल जो जीडीपी थी वो थी सिर्फ 4%, अब 2026 तक ये नंबर नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तकरीबन 16 to 17% तक पहुंच गया है। चाइना अब मैसिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 140 से ज्यादा कंट्रीज को इन्वॉल्व करता है। ये इस इनिशिएटिव का गोल है सिर्फ ये नहीं है कि भाई रोड्स बनाना हो, पोर्ट्स बनाना, बल्कि ग्लोबल ट्रेड बढ़ाना। टेक में भी देखें तो चाइना जो है वो अग्रेसिवली कैचअप कर रहा है। वावे जैसी कंपनीज 5G और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर्स बन गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें, ईवीज को देख लें, मैन्युफैक्चरिंग में तो चाइना बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना अनस्टॉपेबल है, उसके सामने भी सीरियस चैलेंजेस है। एक तो है एजिंग पॉपुलेशन, रियल स्टेट क्राइसिस, राइजिंग डेट और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन चल ही रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है फिर चाइना की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को स्लो करते हैं। तो हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां पे एक सिंगल एम्पायर की जगह मल्टीपल पावर ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ अमेरिकन लेड ऑर्डर है, दूसरी तरफ चाइना और जो ब्रॉडर ग्लोबल साउथ का इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज हो रहा है। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि एम्पायर्स यूजुअली ओवरनाइट कोलैप्स नहीं करते। जैसे मैंने कहा, ऐसे नहीं कि कल खत्म हो जाएगा सब अमेरिका। रोमन एम्पायर हो, ब्रिटिश एम्पायर हो, सोवियत यूनियन हो, डिक्लाइन अक्सर डेकेड्स में अनफोल्ड होता है। इसलिए असल सवाल ये नहीं है कि अमेरिका कल गिर जाएगा या नहीं गिर जाएगा, असल सवाल ये है कि क्या करंट वर्ल्ड ऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और अगर हो रहा है तो अगला ग्लोबल सिस्टम कैसे होगा। क्योंकि हिस्ट्री का जो बिग साइकिल है वो
वो शायद हमेशा से यही रहा है कि एक पावर राइज करती है, इंस्टीट्यूशन बनाती है, ग्लोबल रूल्स डिफाइन करती है, फिर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं और बाहर से दुश्मन आते हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस आते हैं, धीरे धीरे वो कमजोर होती है और फिर कोई और पावरफुल हो जाता है और नया ऑर्डर बन जाता है। अब राइटर कह रहा है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो शिफ्ट है वो टेक्नोलॉजी का आ रहा है। एआई और ऑटोमेशन हमारी लाइव्स में जितनी तेजी से एंटर हो रहे हैं इतना किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। तो एक्सपर्ट्स का फोरकास्ट ये है कि अकेले एआई 2030 तक ग्लोबल जीडीपी में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड कर सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिस्क भी बहुत है, लेकिन जो बात है सिंपल सी कि जो कंपनीज एआई की फील्ड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर रही हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल बन सकती है। इस तरह क्रिप्टो करेंसी और जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीबीडीसीज हैं वो भी फाइनेंस की दुनिया को बड़ा रैपिडली चेंज कर रहे हैं। 2021 तक क्रिप्टो मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच गई। तो ये अब कोई इंटरनेट ट्रेंड नहीं रहे बल्कि ग्लोबल फाइनेंस में एक सीरियस फोर्स बन चुकी है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी ये चीजें भी फ्यूचर को रीशेप कर रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, ये जो चीजें हैं ना इन पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं। अगर इनोवेशन इसी स्पीड से चलती रही तो फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं, ये जो अरब कंट्रीज हैं, इनको जो है ना सोचना पड़ेगा, इन पे बड़ा प्रेशर है। क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है वो बहुत रियल है। सी लेवल जिस तरह राइज कर रहे हैं ना, वो प्रेडिक्शन तो ये है कि ऐसे बहुत सारे सिटीज बिल्कुल ही डूब जाएंगे। इसलिए फ्यूचर में जो क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है उसकी भी बड़ी वैल्यू होगी। तो क्योंकि राइटर मैंने बताया इन्वेस्टर है तो ये सारी चीजों को देख के वो ये भी बता रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना। वो ये कह रहे हैं अनसर्टन दुनिया में, अनसर्टन वर्ल्ड में डाइवर्सिटी जो है वो किंग है। हिस्ट्री तो अपने आप को रिपीट करती रहती है। सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करना जो है ना वो ज्यादा वंडरफुल हो जाते हैं। उस तरह आपकी अप्रोच जो है वो बड़ी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए पैसे को इन्वेस्ट करने के हिसाब से। वही ये रे डालियो जो है इस बुक में, इसका जो मेन टेक अवे है वो यही है कि बेसिकली कोई भी एम्पायर कितनी भी बड़ी पावरफुल हो, हिस्ट्री में ये बताती है कि कुछ पैटर्न्स है वो उन पैटर्न्स को फॉलो करती हैं तो फिर कितनी भी पावरफुल हो वो गिर जाती है। ये एक साइकिल, एक बिग साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को आपने मद्देनजर रखना है और उस हिसाब से आपने पैसा इन्वेस्ट करना है। चलो भाई, अब आपसे हम मिलेंगे एक और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए तबसरा, कोई और किताब लेके आऊंगा फिर। मुझे तब तक के लिए इजाजत दें, मैं चला, गुड बाय।